हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। एंड आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे टू कंपोनेंट सिग्नलिंग पाथवे के बारे में। एक एक चीज को डिटेल में देखेंगे, बस थोड़ा धैर्य रख करके सुनना बात को मेरी। ये सेल सिग्नलिंग का आपका लेक्चर नंबर 21 है। इससे पहले मैं आपको 20 लेक्चर करवा चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी सेल सिग्नलिंग करवा दी है। अगर नहीं देखी तो भाई साहब जा करके देख लेना। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं टू कंपोनेंट पाथवे से कि आपका क्या होता है, इसके एग्जांपल क्या क्या होते हैं। वैसे लिखने को तो देखो काफी सारी जगह आपको इसका मिल जाएगा, लेकिन समझो कि इसमें होता क्या है, बेसिक क्या होता है। तो देखो मैं आपको थोड़ा सा आपको जो है पीछे से लेकर के चलता हूं। मैंने आपको बताया था कि आपके दो टाइप के रिसेप्टर पाए जाते हैं, एक इंट्रासेलुलर एक एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है ना। एक आपका एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर। एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर में मैंने आपको काफी सारे एग्जांपल बताए थे, जैसे कि जीपीसीआर, ठीक है ना। जैसे कि जीपीसीआर की सारी सिग्नलिंग पाथवे हम पढ़ चुके हैं। हमने 8 से 9 सिग्नलिंग देखी थी, ठीक है ना। आपके इसी आपकी प्ले लिस्ट में आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। इसके बाद क्या है कि हमने बात की थी आपका एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर की। एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर की हमने बात की थी। एंड इस एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर में भी मैंने आपको बताया था कि आपका 6 टाइप का होता है, जिसमें से पहला टाइप मैंने आपको समझाया था आरटीके के बारे में। इस आरटीके के जितने भी एग्जाम्पल होते हैं, यानी कि रिसेप्टर टायरोसिन के जितने भी आपके सिग्नलिंग पाथवे एग्जाम्पल होते हैं, सारी की सारी मैंने आपको करवाई थी। जैसे कि रैसमैप काइनेज, जैसे कि PI3 काइनेज, एमटोर पाथवे, एकेटी पाथवे। इसके बाद मैंने आपको इंसुलिन पाथवे भी इसी में करवाया था गाइज, ठीक है ना। एंड दूसरे नंबर पे गाइज मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपका टायरोसिन काइनेज एसोसिएट रिसेप्टर, टायरोसिन काइनेज एसोसिएट रिसेप्टर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपका जैक स्टैट पाथवे आता है, ठीक है ना। क्या आता है आपका जैक स्टैट पाथवे आता है, जो कि मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं इसके बारे में। फिर तीसरे नंबर पे मैंने गाइज आपको बताया था कि आपका TGF बीटा, जिसको हमने रिसेप्टर सेरीन थ्रियोनिन, ठीक है ना, रिसेप्टर सेरीन थ्रियोनिन काइनेज के नाम से जाना था, जिसमें हमने पढ़ा था कि यहाँ पर आपका कौन सा एग्जाम्पल था, TGF बीटा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या था, TGF बीटा आपका जो है एग्जाम्पल था, जिसको हमने बहुत अच्छे से इसकी भी सिग्नलिंग देखी थी। फिर इसके बाद गाइड आपका क्या आता है, आपका एक और रिसेप्टर आता है स्पेसिफिकली, जिसको हम बोलते हैं हिस्टडीन काइनेज, हिस्टडीन काइनेज एसोसिएट रिसेप्टर, हिस्टडीन काइनेज एसोसिएट रिसेप्टर। ये हिस्टडीन काइनेज एसोसिएट रिसेप्टर में ही गाइज हम आज का जो है टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हम आज का टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसको बोलते हैं कंपोनेंट, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं टू कंपोनेंट रिसेप्टर। किसको ही बोलेंगे, टू कंपोनेंट रिसेप्टर, ठीक है ना। टू कंपोनेंट रिसेप्टर फुल फॉर्म आपको मिल जाएगी, तो फुल फॉर्म की जरूरत नहीं है, बस आपको शब्दों पे जाना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो टू कंपोनेंट सिस्टम आपका जो है हम इसी में पढ़ते हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं कि आपका टू कंपोनेंट सिस्टम किस प्रकार से काम करता है। टू कंपोनेंट टू कंपोनेंट पाथवे, या फिर आपका सिग्नलिंग, या फिर आपका सिस्टम, ठीक है ना। तो आप कुछ भी इसको बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ज्यादा घबराने वाली बात है नहीं। अब देखो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि टू कंपोनेंट सिस्टम आपका कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, सबसे पहली बात। एंड दूसरी बात, इसकी एप्लीकेशन क्या होती है। तो जो ये आपका टू कंपोनेंट सिस्टम होता है, आपको ऑल 5 किंगडम में मिलने वाला है। यानी कि आपको मोनेरा में भी मिलेगा, आपको जो है यूकैरियोटिक्स में भी मिलेगा, आपको एनिमल में, प्लांट में, आपको जो है वो फंजाई में, एल्गी में, इन सब में मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई साहब आपका जो मोस्ट ऑफ टू कंपोनेंट सिस्टम काम करता है, सबसे ज्यादा काम करेगा वो आपका बैक्टीरिया के अंदर, सबसे ज्यादा काम करेगा वो आपका बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया के अंदर, ठीक है ना। इसके बाद देखने की कोशिश करो, फिर आपका सबसे ज्यादा जो कॉमन होता है फिर होता है वो प्लांट में, फिर वो होता है आपका प्लांट में। जबकि अगर मैं बात करूं एनिमल किंगडम में, तो एनिमल किंगडम में आपका ना के बराबर इस टू कंपोनेंट सिस्टम का यूज होता है। तो स्पेसिफिकली हम प्लांट एंड आपका बैक्टीरिया में इसको पढ़ते हैं टू कंपोनेंट सिस्टम को। अभी देखेंगे आपका होता क्या, बट पहले इसकी एप्लीकेशन देख लो। तो देखो भाई साहब, प्लांट में जो आपका गैस का एक्सचेंज होता है, जो आपका मोस्टली गैस का एक्सचेंज होता है या फिर हार्मोन्स का एक्सचेंज होता है,
उस एक्सचेंज में आपका टू कंपोनेंट सिस्टम इन्वॉल्व रहता है, जैसे कि आपका इथाइलिन, या फिर इसके अलावा काफी सारे साइटोकाइंस ऐसे होते हैं जिनका जो पाथवे होता है या फिर सिग्नलिंग होती है वो भी आपके टू कंपोनेंट सिस्टम के थ्रू ही चलती है। इस चीज को हम देखेंगे आपका प्लांट फिजियोलॉजी में, ठीक है ना। बट यहाँ पर मैं आपको क्या क्या बताऊंगा वो चीज याद रखने की कोशिश करो। अब बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया भी एक तो अपने एनवायरनमेंट से जो है क्या करता है, एनवायरनमेंट से कांटेक्ट बनाने की कोशिश करता है। मतलब कि जो भी एनवायरनमेंट में अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, अगर आपका पीएच इंक्रीज हो रहा है, या फिर आपका पीएच कम हो रहा है, या फिर कोई दूसरे फैक्टर आ रहे हैं, तो बैक्टीरिया उसको सेंस करके यानी कि टेम्परेचर को सेंस करके अपने अंदर बदलाव करता है। जैसे कि इसका थोड़ा सा एग्जांपल समझो, एनवायरनमेंट के अंदर आपका जो है टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, एनवायरनमेंट के अंदर आपका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो बैक्टीरिया क्या काम करेगा, इस एनवायरनमेंट में जो भी चेंज हुआ इसको सेंस करके मान लो टेम्परेचर यहाँ पर मैंने आपका इंक्रीज किया है, तो ये अपने अंदर एक प्रोटीन बनाता है जिसको बोलते हैं हीट शॉक प्रोटीन, जिसको क्या बोलेंगे, हीट शॉक प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। ये क्या काम करती है, ये प्रोटीन टेम्परेचर बढ़ने से, मतलब जो आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उससे जो है बचाती है बैक्टीरिया को। इसी प्रकार से एनवायरनमेंट के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन होता है, ठीक है ना। यानी कि एनवायरनमेंट के काफी सारे फैक्टर आपके पाए जाते हैं, जैसे कि EVSR, ठीक है ना, EVSR, EVSZ, EVSW, इस प्रकार से आपके एनवायरनमेंट के फैक्टर पाए जाते हैं, आगे देखेंगे, ठीक है ना। अब देखो दूसरा क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया होता है, इस बैक्टीरिया को करनी होती है कीमोटैक्सिस मतलब इसके लिए मान लो कोई फूड है, ठीक है ना, कीमोटैक्सिस में क्या होता है, मान लो आपका या तो फूड के तरफ आपका जो है अट्रैक्ट हो सकता है, या तो बैक्टीरिया ने आपका फूड देखा, फूड देखने के मतलब है फूड को सेंस किया, उसकी तरफ ही आकर के अट्रैक्ट हो रहा है, या फिर कोई टॉक्सिक देखा या फिर टॉक्सिक को सेंस करा, सेंस करने के बाद क्या होगा, ये उससे रिपेलेंट जाएगा यानी कि उससे दूर हटने की कोशिश करेगा। तो आपका जितने भी ऑस्मो रेगुलेटर आपकी सिग्नलिंग होती है, कीमो अट्रैक्टिव या फिर कीमो रिपेलेंट नाम की जितनी भी सिग्नलिंग होती है, सारी की सारी टू कंपोनेंट सिस्टम के थ्रू ही होती है। और भी इसमें आपके एग्जांपल आते हैं जैसे कि क्यूरम सेंसिंग, ठीक है ना, जैसे कि आपका क्यूरम सेंसिंग होता है। ये क्यूरम सेंसिंग क्या होता है इसको भी हम आगे देखेंगे, ठीक है ना। यानी कि आपका कीमोटैक्सिस एंड क्यूरम सेंसिंग के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। इनके पाथवे अलग होते, मतलब अलग क्या, डिपेंडेंट होते हैं टू कंपोनेंट सिस्टम पे, मगर आपकी काफी सारी प्रोटीन ऐसी होती है जो डिफरेंट होती है, उनको हम अलग ही क्लास में देखेंगे। तो चलिए आइए बात करते हैं टू कंपोनेंट सिस्टम के बारे में कि आपका टू कंपोनेंट, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं आपका टू कंपोनेंट सिग्नलिंग पाथवे किस प्रकार से चलता है, ठीक है ना। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखो अब आपकी दो चीज होंगी, आपको यहाँ पर दो चीज जाननी है। एक होगा आपका रिसेप्टर, तो सबसे पहली बात आपको रिसेप्टर के बारे में जानना है। दूसरी बात यहाँ पर एक स्पेसिफिकली प्रोटीन होती है जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करती है, जो कि आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करती है। तो पहले इन दो को समझ लो, उसके बाद हम इसके जितने भी आपके जो है पाथवे होता है उस पाथवे के ऊपर चलेंगे, एंड इनमें कौन कौन से इनहिबिटर की तरह काम करता है उस पे भी चलेंगे। तो देखो भाई साहब, जो रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर आपका दो जगह प्रेजेंट होता है। या तो हो सकता है कि वो रिसेप्टर आपका जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट हो, ठीक है ना, या तो वो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट हो। इस प्रकार से ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, ये आपका आउटर वाला पार्ट है, ये आपका इनर वाला पार्ट है। तो जो आउटर वाला पार्ट होगा यहाँ पर आपका एन टर्मिनल होगा, ठीक है ना, एन टर्मिनल होगा, एंड जो आपका साइटोसोलिक वाला पार्ट होगा ये आपका सी टर्मिनल का होगा। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। इसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको हम बोलते हैं सेंसर काइनेज, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम सेंसर काइनेज। एक्चुअल में इसको सेंसर काइनेज क्यों बोला गया है, तो भाई साहब ये ही आपका सेंस करता है किसी भी सेंसिंग प्रोडक्ट को या फिर मॉलिक्यूल को या फिर लिगेंड को, ठीक है ना, यही आपका सेंस करता है। एंड यहाँ पर देखो हमने कहा था कि जो टू कंपोनेंट सिस्टम है वो आपका हिस्टिडाइन काइनेज एसोसिएट है, हिस्टिडाइन काइनेज एसोसिएट है। इसका मतलब क्या होता है कि भाई साहब यहाँ पर आपका जो है एक काइनेज होगा, यहाँ पर आपका एक
काइनेज होता है जो स्पेसिफिकली हिस्टडीन को फास्फोराइलेट करता है, ठीक है ना। ये काइनेज आपका एक एंजाइम्स होता है जो कि हिस्टडीन को आपका फास्फोराइलेटेड करेगा, यानी कि इसको जो है इस पे फॉस्फेट ग्रुप प्रोवाइड कराएगा। कहां से? तो यहाँ पर आपकी एटीपी का यूज होता है, यहाँ पर एटीपी से आपका एडीपी में कन्वर्ट होगा, एडीपी में कन्वर्ट होगा, एंड यहां से जो आपका फॉस्फेट निकलेगा उस फॉस्फेट को ये जो काइनेज होता है जो कि प्रेजेंट है रिसेप्टर पे, ये हिस्टडीन पे फॉस्फेटेज यानी कि फॉस्फेट को ऐड कर देता है, ठीक है ना। तो एक कहानी ये आ जाती है। ये कब होगा? जब आपका कोई भी लिगेंड या फिर सेंस मॉलिक्यूल आकर के इस रिसेप्टर पे अटैच होगा। तो एक तो पाया जा रहा है ये रिसेप्टर आपका कहां पर? ये पाया जा रहा है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। एंड दूसरी बात क्या होती है कि भाई साहब ये आपका साइटोसोल में भी पाया जा सकता है, ये आपका साइटोसोल में भी पाया जा सकता है। तो ऐसा नहीं कि केवल ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाया जाता है, ये आपका साइटोसोल में भी पाया जा सकता है। तो अब देखो जैसे कि आपको पता है ये रिसेप्टर है, रिसेप्टर किस चीज के बना हुआ होता है? आपका मेनली प्रोटीन का। तो इसके मतलब इसमें जो है एक एन टर्मिनल रहेगा एंड इसमें एक सी टर्मिनल होने वाला है, जैसे कि आपको पता है। तो इसको हम अब दो डोमेन में बांट सकते हैं, जैसे कि हमने ऊपर भी बांटा हुआ है। अब इसका क्या होता है? एक इसका होता है इसके पास सिस्टडीन डोमेन, ठीक है ना, एक होता है हिस्टडीन डोमेन। एंड यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस डोमेन को बोल सकते हैं हम इनपुट डोमेन, ठीक है ना। इस डोमेन को हम बोल सकते हैं इनपुट डोमेन, क्योंकि यहीं पर आपका जो है सिग्नल आ रहा है, यहीं पर आपका सिग्नल आ रहा है, यानी कि लिगेंड आ रहा है। इसके बाद इस डोमेन को हम बोल सकते हैं आउटपुट डोमेन, इसको बोल सकते हैं हम आउटपुट डोमेन, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी ये सेम इसके पास ये सारी की सारी प्रॉपर्टी रहेगी। इसके पास एक काइनेज होगा जो कि हिस्टडीन पे फास्फोराइलेट कर सकता है, ठीक है ना, कर सकता है। यानी कि जब आपका लिगेंड आएगा, जब आपका लिगेंड आएगा इस एन टर्मिनल से आकर के जुड़ने वाला है। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये कहानी थी आपकी रिसेप्टर की। रिसेप्टर आपका दोनों जगह प्रेजेंट होता है, रिसेप्टर आपका दोनों जगह प्रेजेंट होता है। अब देखो जो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन होती है, जो आपकी ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन होती है उसको बोलते हैं रेस्पॉन्स रेगुलेटरी प्रोटीन, यानी कि RRP के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। ये भी आपकी एक प्रोटीन होती है। तो देखो इसकी स्ट्रक्चर मैं आपको आगे बना करके दिखा रहा हूं। यहाँ पर सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर समझनी है। इसकी फुल फॉर्म होती है रेस्पॉन्स रेगुलेटरी प्रोटीन, रेस्पॉन्स रेगुलेटरी प्रोटीन। ये जो आपको एक्स्ट्रा साउंड आ रहा है उसके लिए गाइस सॉरी, इसको मैं नहीं रोक सकता क्योंकि मेरा माइक जो है खराब हो रहा है एंड मैं बिना माइक के काम कर रहा हूं यहाँ पर। तो देखने की कोशिश करो आपका क्या होगा, रेस्पॉन्स रेगुलेटरी प्रोटीन। इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखने की कोशिश करो। तो यहाँ पर आपका भाई साहब इसमें भी आपके दो डोमेन पाए जाएंगे। पहली बात ये प्रोटीन है तो इसके भी मतलब दो आपके एंड होंगे। एक एंड को हम एन बोलेंगे, दूसरे एंड को हम क्या बोलेंगे, दूसरे एंड को हम यहाँ पर बोलेंगे आपका सी एंड, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आपके स्पेसिफिकली दो डोमेन होते हैं। एक होता है आपका इनपुट, इसको बोलते हैं हम इनपुट के नाम से, एंड ये होता है आपका आउटपुट, ठीक है ना, ये होता है आपका आउटपुट डोमेन। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों आपका, तो यहाँ पर जो आपका इनपुट डोमेन होता है उसमें एक स्पेसिफिक एस्पार्टेट पाया जाता है, उसमें आपका स्पेसिफिक एस्पार्टेट पाया जाता है। एंड ये जो आपका एस्पार्टेट पाया जा रहा है एक्चुअल में वहां पर देखने की कोशिश करो। चलो अब आपने इतना पता कर लिया ना कि यहाँ पर आपका जो है एस्पार्टेट पाया जा रहा है। तो अब मैं आपको डायरेक्ट जो है सिग्नलिंग पाथवे के ऊपर लेकर के चलता हूं, यानी कि किस प्रकार से सिग्नलिंग आपकी अब होती है। तो देखो यहाँ पर मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ एक बैक्टीरिया को। तो सबसे पहले आप एक बैक्टीरिया को समझोगे, आपको पता होगा कि बैक्टीरिया क्या होता है, रोड शेप भी हो सकता है, बैक्टीरिया आपका कोकस शेप का भी हो सकता है, एंड बैक्टीरिया आपका बिब्लियो शेप का भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर आपका रोड शेप बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये मैंने आपका रोड शेप बैक्टीरिया बना दिया है। ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल मैंने यहाँ पर नहीं बनाई, सेल वॉल छोड़ दिया। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर आपका जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एक आपका प्रेजेंट है रिसेप्टर, ठीक है ना, एक आपका प्रेजेंट है रिसेप्टर। इस रिसेप्टर का नाम क्या है तो याद रख लेना, हिस्टडीन काइनेज एसोसिएट रिसेप्टर, इस रिसेप्टर का नाम होता है, ठीक है ना, इसका नाम होता है। ये एज ए रिसेप्टर की तरह काम करता है। तो यहाँ पर क्या होगा,
कि भाई साहब आपका जो है सिग्नल मॉलिक्यूल आएगा। मान लो ये आपका कोई भी सिग्नल मॉलिक्यूल आ गया, जैसे ही यहाँ पर सिग्नल मॉलिक्यूल आगा तो ये जो आपका रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर के पास काइनेज एक्टिविटी है, इस रिसेप्टर के पास काइनेज एक्टिविटी है, यानी कि ये क्या काम करेगा, एटीपी, ये आपका एटीपी को तोड़ देगा, ब्रेक डाउन कर देगा एडीपी में। जैसे ही आपका एडीपी में ब्रेक डाउन करेगा, यहाँ से फॉस्फेट रिलीज होगा, जो फॉस्फेट रिलीज होगा वो आपका काइनेज नाम का जो एंजाइम्स है इसको हिस्टाडीन पे, यानी कि आपका स्पेसिफिक लोकेशन होती है हिस्टाडीन, ठीक है ना, हिस्टाडीन इस पे यहाँ पर फास्फोराइलेट कर देगा, यहाँ पर आपका फास्फोराइलेट कर देगा, यानी कि अब इस रिसेप्टर पे आपका हिस्टाडीन लोकेशन पे एक फास्फोराइलेटेड आ चुका है, यानी कि एक फॉस्फेट आ चुका है। ये फॉस्फेट क्या करता है, ये एक्चुअल में डॉकिंग साइट प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना, ये आपका डॉकिंग साइट प्रोवाइड कराएगा, मतलब कि किस प्रकार से, तो आप देखने की यहाँ पर कोशिश करो, ठीक है ना, आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं, उस चीज को आप समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पर क्या होगा, इस प्रकार से ये एक प्रकार से डॉकिंग साइट प्रोवाइड करा देगा, एंड यहाँ पर लगा हुआ है आपका फॉस्फेट, यहाँ पर लगा हुआ क्या है, फॉस्फेट लगा हुआ है। अब यहाँ पर देखने की कोशिश करो भाई साहब, ये जो फॉस्फेट है, अब इस फॉस्फेट को अल्टीमेटली कहां पर जाना है, तो इसको अल्टीमेटली जाना है रेस्पॉन्स रेगुलेटरी प्रोटीन पे, रेस्पॉन्स रेगुलेटरी प्रोटीन पे इसको जाना है। तो अब जाने के लिए दो प्रकार के जो है पाथवे का यूज कर सकता है, ठीक है ना, इसके लिए आपके दो पाथवे यूज हो सकते हैं। एक पाथवे ये कि भाई साहब मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये आपका एस्पार्टेट वाला पार्ट है, एंड ये आपका जो है आउटपुट वाला पार्ट है, ये आपका आउटपुट वाला पार्ट है, ठीक है ना, आउटपुट, ये इसका एन टर्मिनल है, ये इसका एन टर्मिनल है, एंड ये इसका आपका सी टर्मिनल है। यहाँ पर देखने की कोशिश करो कि भाई साहब ये जो फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट अब दो प्रकार से आपका इस आरआरपी पे आकर के इसको एक्टिवेट कर सकता है। किस प्रकार से, तो एक तो भाई साहब ये है कि ये किसी प्रोटीन की सहायता से, किसी डिफरेंट प्रोटीन या फिर डिफरेंट प्रोटीन ट्रांसपोर्टर की सहायता से इस एस्पार्टेट पे आ जाए। मान लो यहाँ पर जो है एक प्रोटीन थी जिसको हम बोलते हैं एच, यानी कि हिस्टाडीन फॉस्फेट ट्रांसफर, ठीक ना, हिस्टाडीन फॉस्फेट ट्रांसफर एचपीटी नाम की प्रोटीन होती है। अब ये प्रोटीन क्या करेगी, इस फॉस्फेट को अपने ऊपर ले लेगी एंड इसको ला करके ये एस्पार्टेट वाले रीजन पे आकर के यानी कि रख देगी कि भाई साहब ये लो अपना फॉस्फेट, आपका फॉस्फेट आपको मुबारक हो, ठीक है ना। यानी कि ये जो आपका एचपीटी है ये एक प्रकार से कैरियर की तरह काम करती है, ये एक प्रकार से कैरियर की तरह इसने काम किया, ठीक है ना। तो एक आपका एचपीटी हो गया, इसको हम इनडायरेक्ट प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। जबकि आपका दूसरी फॉर्म भी हो सकती है, जैसे कि दूसरे में क्या होगा कि भाई साहब इस पूरे के पूरे रिसेप्टर को एंडोसाइटोसिस कर लिया जाएगा, इस पूरे के पूरे रिसेप्टर को अंदर की तरफ ले लिया जाएगा, एंड जब इसको अंदर की तरफ ले लिया जाएगा तो यहाँ पर ध्यान रखने की कोशिश करो, यहाँ पर मैं दूसरा मान लो इसने आपको एंडोसाइटोसिस कर लिया है, तो यहाँ पर आपका ये जो है ये आपका फास्फोराइलेशन वाला रीजन है, जहां पर आपका फॉस्फेट प्रेजेंट है, जहां पर फॉस्फेट प्रेजेंट है ये आपका एन टर्मिनल साइट्स है, ठीक है ना, ये आपका एन टर्मिनल साइट्स है। यानी कि अब ये दोनों आपस में आकर के कंबाइंड करेंगे, यानी कि जैसे ये एंडोसाइटोसिस हुआ, एंडोसाइटोसिस होने के बाद जो रिसेप्टर था, जो यहाँ पर रिसेप्टर था वो आपका रेगुलेटरी या फिर रेस्पॉन्स रेगुलेटरी प्रोटीन से आकर के कंबाइन करेगा, जुड़ेगा, जुड़ने के बाद इसको जो फॉस्फेट इसके पास है ये यहाँ पर फॉस्फेट यहाँ पर इसको दे देगा, ठीक है ना। आई इतनी बात समझ में, तो दोनों प्रकार से ये काम कर सकता है। अब देखो जैसे ही यहाँ पर फॉस्फेट आएगा, ये फॉस्फेट आने के बाद जो आपका रेगुलेटरी प्रोटीन होती है, रेस्पॉन्स रेगुलेटरी प्रोटीन, या इसमें कन्फर्मेशन चेंज आएगा, कन्फर्मेशन चेंज आएगा, यानी कि ये आपका एक्टिवेट हो जाएगी, ये आपका एक्टिवेट हो जाएगी, एंड जैसे ही आपका एक्टिवेट होगी ये आपका पहुंचेगी डीएनए के पास। ये कहां पर पहुंचेगी, तो ये आपकी पहुंचेगी डीएनए के पास। डीएनए के पास जाने के बाद, जो डीएनए के पास जाने के बाद ये क्या काम करेगी कि आपका फर्दर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, यानी कि जिस चीज के लिए आपका आया था कोई भी सिग्नल, मान लो कोई प्रोटीन बनाने के लिए आया था,
तो प्रोटीन बनाएगी। या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई साहब यही जो आपका आरआरपी है ये यहाँ पर एज ए एंजाइम्स की तरह भी काम कर सकती है। एंजाइम्स की तरह काम करेगी तो मान लो ये आपके किसी भी जो भी आपके जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है, जैसे कि आपका ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ब्रेक डाउन ऑफ आपका मैनोज, बैक्टीरिया के अंदर ये चलते रहते हैं, तो इसके इसके जो है मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगी। या फिर कोई दूसरी प्रोटीन हो सकती है जो कि डायरेक्ट, ये आपका डायरेक्ट काम करती है, जो कि डायरेक्ट क्या करेंगी कि भाई साहब इस बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है ना। यानी कि ये तीनों काम कर सकती है, या तो बैक्टीरिया को डायरेक्ट प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटीन बने, या फिर कोई आपका एंजाइम्स बने, या फिर आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में चले जाए, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करेगी, आपका ट्रांसक्रिप्शन आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही कहलाता आपका टू कंपोनेंट सिस्टम। यही आपका क्या कहलाता है दोस्तों, यही कहलाता है आपका टू कंपोनेंट सिस्टम, ठीक है ना। बाकी इसमें और कुछ नहीं है, जो मैंने आपको समझाया, जो बात मैंने आपको बताई है वो बात याद रखने की कोशिश कर लेना। यहाँ पर इस चीज को समझो कि आपका हिस्टाडीन काइनेज है, ये आपका रिसेप्टर है, ठीक है ना। ये आज रिसेप्टर की तरह काम करेगा। एंड रेस्पॉन्स रेगुलेटरी प्रोटीन जो होती है ये आपका जो है एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी काम कर सकती है, एज ए एंजाइम्स भी काम कर सकती है, या फिर कोई इंपोर्टेंट प्रोटीन बनाए जिसके थ्रू ये क्या काम करे, किसी दूसरे फंक्शन को परफॉर्म कर सकती है। तो रिसेप्टर पे आपके क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर पे आपका हिस्टाडीन प्रेजेंट होता है, हिस्टाडीन प्रेजेंट होता है, एक काइनेज प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। हिस्टाडीन प्रेजेंट होगा एंड काइनेज प्रेजेंट होगा। ये काइनेज क्या करेगा, काम करेगा, ये एटीपी को ब्रेक डाउन करेगा, एडीपी में चेंज करेगा, एंड जो फॉस्फेट है वो हिस्टाडीन पे जाकर के ऐड करवा देगा, वो हिस्टाडीन पे जाकर के ऐड करवा देगा। अब यहाँ पर क्या होगा, अब या तो इसमें कोई देखो ये जो फॉस्फेट है, या तो ये आपका एचपीटी प्रोटीन की सहायता से आपका रेस्पॉन्स रेगुलेटरी प्रोटीन पे चला जाए, या फिर ये डायरेक्ट आपका एंडोसाइटोसिस होगा एंड डायरेक्ट यहाँ पर जाकर के आपका जो है वो कॉन्टैक्ट बना ले। जैसे ही आपका कॉन्टैक्ट बनाएगा तो ये डायरेक्ट भी इस फॉस्फेट ग्रुप को जो रेगुलेटरी डोमेन होता है वहां पर जाकर के आपका जो है डोनेट कर सकता है, ठीक है ना। वो आपका डायरेक्ट जाकर के डोनेट कर सकता है। एंड यहाँ पर जो इफेक्टर डोमेन होता है जिसको हम आउटपुट डोमेन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, आउटपुट डोमेन के नाम से भी जानते हैं। अब ये डिपेंड करता है, या तो ये आपका डीएनए के साथ जाकर के जुड़ जाए, डीएनए के साथ जाकर के जुड़ेगा यानी कि ट्रांसलेशन करवाएगा, अल्टीमेटली आपकी प्रोटीन बनेगी। वो प्रोटीन आपकी हीट शॉक प्रोटीन हो सकती है, ऑस्मो रेगुलेशन से बचाने के लिए हो सकती है, जो भी बैक्टीरिया को नीडेड होती है उस चीज के लिए होती है। तो आई होप देखो यहाँ पर आपके जो है वे यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं कि मैकेनिज्म लिखी हुई है, इस चीज को आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ रेस्पॉन्स रेगुलेटर लिखा हुआ है, इसमें भी ये चीज भी मैंने आपको समझा दी है। टू कंपोनेंट सिस्टम किस प्रकार से चलता है, सेल टू सेल के कम्युनिकेशन में, यानी कि एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेट करता है, तब आपका ये काम आता है। अडेप्टेशन ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर या फिर पैथोजेनेसिस इन केस ऑफ पैथोजेंस, ठीक है ना, तो तब ये आपका काम करता है, ठीक है ना। टू कंपोनेंट सिस्टम क्या होता है ये यहाँ पर लिखा हुआ है गाइस, तो आप आराम से देख सकते हो। तो अब हम चलेंगे कीमोटैक्सिस के लिए, ठीक है ना। अब आपको टू कंपोनेंट सिस्टम पता चल गया होगा, अब हम चलेंगे कीमोटैक्सिस के लिए जो डिपेंड करता है टू कंपोनेंट सिस्टम के बारे में, ठीक है ना। तो अगला लेक्चर आपका होगा टू कंपोनेंट सिस्टम। तो दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए मुझे, ठीक है ना, क्योंकि आजकल जो है वो बहुत कम लोग ऐसे हैं जैसे कि आप। तो चलो मिलते हैं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों टाटा एंड बाय बाय।